brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, आप खर्चा पानी देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं और हमेशा की तरह आपके साथ हैं अंशुमान तिवारी जी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। तो अंशुमान जी, आज तीन बड़ी खबरों पर जिन पर हम चर्चा करेंगे, एक बार मैं उनके बारे में बता देता हूं, फिर आप शुरुआत करिएगा। तो सबसे बड़ी खबर जो आज हम लेंगे वो है यूएस की ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड। उसने भारत में अपने ऑपरेशंस बंद करने का फैसला लिया है। फोर्ड ने अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अब नए कार बनाना बंद कर देगी। उनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सानंद के गुजरात में है और दूसरा चेन्नई में। बताया जा रहा है कि कंपनी को $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ है पिछले 2 सालों में। दूसरी खबर कोल से जुड़ी हुई, कोयले से जुड़ी हुई। कोयला मंत्रालय ने प्राइवेट जितने भी कोल जो ब्लॉक्स हैं, जो कैप्टिव माइन ओनर्स हैं, उनको एक स्टर्न वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कोल प्रोड्यूस करिए, वरना कोल इंडिया लिमिटेड जो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, उससे जो सप्लाई है वो बंद कर दी जाएंगी। तीसरी बड़ी खबर है अनिल अंबानी से जुड़ी हुई। अनिल अंबानी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। 4,600 करोड़ रुपए के एक मामले में उन्हें सूद समेत वापसी करने का, डीएमआरसी से जुड़ा मामला था। भारत की पहली प्राइवेट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से भी जुड़ा जो डीएमआरसी और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा साल 2012 में इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत गई थी। सुप्रीम कोर्ट से उनको ये राहत मिली है। चलते चलते हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, जिस पर सरकार ने कल रबी की कुछ फसलों में बढ़ोतरी की है। तो शुरू करते हैं अंशुमान सर, पहले फोर्ड वाले इसके साथ, जो सबसे बड़ी खबर है अभी, उभरती हुई खबर भी। फोर्ड का ये डिसीजन कुछ हद तक ऑटोमोबाइल मार्केट में प्रत्याशित था और बहुत सारे लोगों के लिए अप्रत्याशित भी था, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसमें फोर्ड के भारत में रुकने की गुंजाइश भी बन रही थी। फोर्ड मोटर्स की, जो कि दुनिया की में कई अन्य तरीकों से पहचानी जाने वाली कंपनी है, जिसका एक अपना इतिहास है, उसका भारत के साथ रिश्ता और भारत में सफर बड़ा उलझन भरा, उठापटक भरा रहा। फैसला ये हुआ है कि जैसा आपने बताया कि जैसी खबर हमारे पास आ रही है, जो कुछ जगह ब्रेक हुई है कि फोर्ड के मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को बुला के उनसे कहा कि उन्हें बहुत तेजी से प्रोडक्शन कम करना है, और जो इनकी व्हीकल फैक्ट्रीज हैं, एक मीरामलाई नगर चेन्नई की और एक फैक्ट्री जो सानंद की है, इन दोनों को बंद कर दिया जाएगा। इंजन का प्लांट चलता रहेगा, क्योंकि फोर्ड की कारें भारत में है, तो उनको सर्विस देने के लिए, इंजन को सर्विस देने के लिए, पार्ट्स के लिए वो प्लांट चलता रहेगा। ये फैसला अभी धीमे धीमे, जब हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उससे 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले ये सूचना आई है, तो इसको सिंक इन होने में, लोगों तक पहुंचने में और जाने में समय लगेगा। लेकिन भारत से एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का वापस जाना, और अगर आप इससे पहले देखें तो हमने शेवरले को जाते देखा और उस बीच में हार्ले डेविडसन को जाते देखा। तो इस तरह से अगर 3 बड़े ब्रांड आप देखें तो अमेरिकन ब्रांड, खासतौर से तीनों अमेरिकन ब्रांड हैं, जिनका भारत से वाइंड अप होना, हमने शेवरले से पहले काफी पहले गई थी, जिसको जनरल मोटर्स जिसका ब्रांड था। पर फोर्ड का किस्सा कुछ अजीब सा है। फोर्ड के इस फैसले से क्या असर होगा अलग अलग लोगों पर ग्राहकों पर क्या असर होगा, डीलरशिप पर क्या असर होगा, इस पर हम अभी और बात करेंगे। पर हमें एक चीज लोगों को याद दिलाना यहाँ जरूरी है कि अक्टूबर 2019 में फोर्ड के रिवाइवल की उम्मीद बन गई थी भारत में। अक्टूबर 2019 में फोर्ड ने महिंद्रा के साथ एक एग्रीमेंट किया था, एक करार किया था, और उसके आधार पर फोर्ड ने अपने आप को बनाए रखने के लिए भारत में नए मॉडल लाने की तैयारियां भी शुरू की थी। इसमें मस्टैंग और रेंजर का पिकअप ट्रक आने वाला था। ये 2 नए मॉडल थे जो भारत में लॉन्च किए जाने वाले थे। कोविड के कारण और गाड़ियों की सेल गिरने के कारण, बाकी चीजों के कारण वो प्लान फिलहाल रुक गए। लेकिन ये माना गया था कि महिंद्रा और फोर्ड का करार, रिश्ता थोड़ा आगे चलेगा और फोर्ड भारत में बनी रहेगी। दिसंबर में पिछले साल वो डील जो थी, वो समझौता था, वो लड़खड़ा कर गिर गया। तो अब स्थिति ये थी फोर्ड की कि फोर्ड के पास करीब 4 लाख व्हीकल की कैपेसिटी है, प्रशांत, 4 लाख व्हीकल की कैपेसिटी है, और वो बहुत मुश्किल से 80,000 कारें बना पा रहे हैं, यानी केवल 20% कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसी स्थिति में फोर्ड के लिए भारत में ऑटोमोबाइल प्लांट चलाना और बेच पाना संभव नहीं था। जो एक उम्मीद की किरण बनी थी, वो महिंद्रा के साथ तालमेल और समझौते की तरह से बनी थी, वो उम्मीद भी धीरे धीरे लड़खड़ा कर टूट गई, और इसलिए अंततः फिर फोर्ड को अपने प्लांट बंद करने का फैसला लेना पड़ा। सर, इससे जुड़ा दो बड़े सवाल है, उनको मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूँ।
पहला सवाल कि जब भी कोई कंपनी जाती है, जैसे आप जिक्र करते हैं जनरल मोटर्स इंडिया छोड़कर गई, तो उसके जितने भी उपभोक्ता थे, जैसे कि जनरल मोटर्स के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार शेवरले की बीट और क्रूज हुआ करती थी, और उसी तरह फोर्ड के लिए जो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है पिछले दिनों में वो रही है इकोस्पोर्ट, फोर्ड की कार, और एंडेवर। ये दोनों प्रीमियम कार रेंज में माने जाते थे फोर्ड के हिसाब से। एंडेवर प्रीमियम थी, और मिड जो मिड कॉम्पैक्ट सेगमेंट है एसयूवीज का, 4 सब मीटर एसयूवी सब में सेगमेंट में आप हमारी थी ये फोर्ड इकोस्पोर्ट। तो इनके जो ग्राहक हैं, और हमारे व्यूअर्स भी हो सकते हैं उनके ग्राहकों में से, तो इनको कितने दिनों तक कंपनी सर्विस देने के लिए बाध्य है, ये एक बड़ा सवाल जो कंज्यूमर्स का रहता है। दूसरा जो बड़ा सवाल इसमें आता है कि फोर्ड के तो वैसे 4000 एम्प्लॉइज थे भारत में, लेकिन ये पूरे डीलरशिप नेटवर्क और सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज को अगर हम साथ ले लें तो एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग इससे अपना गुजर बसर चला रहे थे। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑलरेडी स्ट्रगलिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारत का, क्योंकि ये इनका जाना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस हालत में है भारत में इस वक्त। ये बुरी खबर है, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ सरकार की बैठक देखी थी, और जिसमें 2-3 प्रमुख ऑटो कंपनियों ने सरकार के फैसलों पर और बाकी चीजों पर सवाल भी उठाए थे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सस्टेन करना और सर्वाइव करना मुश्किल है। तो वो ठीक उस समय जबकि कोविड से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, भारत में से फोर्ड का वापस जाना एक बड़ा संकेत है कि इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट अब उतनी ताकत नहीं रखता है कि वो इतने सारे प्लेयर्स को समेट सके, संभाल सके। पर फोर्ड के जाने के साथ जो आपने सवाल उठाया वो बड़े दिलचस्प है, और उसमें बहुत सारे अलग अलग परतें हैं। फोर्ड की जिन 2 कारों का आपने जिक्र किया, इकोस्पोर्ट और एंडेवर को, ये चेन्नई के प्लांट में बनती थी, और वहां अब इतनी भी डिमांड नहीं थी कि उस कैपेसिटी को चलाया जा सके। भारत में फोर्ड के कस्टमर्स का क्या होगा? निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद फोर्ड के जो रिटेल सेल पॉइंट हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि नई कारें नहीं बिकेंगी, तो उनमें छटनी होगी, और उसमें कर्मचारियों का नुकसान भी होगा। 4000 कर्मचारी तो सीधे इन 2 प्लांट बंद होने से बेकार होने की स्थिति में है, और जो कंपनी उनको डील देगी बंद करने के लिए वो उनके अपने रिश्तों के बीच में होगी। इसके अलावा जो फोर्ड का डीलर नेटवर्क जो कार सेल करता था, वो सारे टच पॉइंट्स आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो सर्विस नेटवर्क है वो काम करता रहेगा, जैसा कि एक कंपनी का कमिटमेंट होता है अगर कंपनी बाहर भी जाती है तो। और इसलिए वो जो सानंद का इंजन प्लांट है, जो इंजन संयंत्र है, जो सीबीयू संयंत्र है, उसे चलाकर रखा गया कि अगर भारत में फोर्ड के ग्राहक बने रहते हैं मौजूद हैं तो उनको वो सुविधाएं दी जा सके, फोर्ड के मौजूदा सर्विस नेटवर्क के जरिए, सेल नेटवर्क के जरिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है अगर फोर्ड वो अपना प्लान कायम रखती है, क्योंकि फोर्ड ने ये कहा था कि वो भारत में मस्टैंग को, रेंजर पिकअप ट्रक को लॉन्च करेगी। अभी भी उन्हें इंपोर्ट करके भारतीय बाजार में बेचा जा सकता है, और इसके लिए फोर्ड भारत में एक यूनिट बनाए रख सकती है जो इंपोर्ट करके बेचे। लगभग ऐसा ही काम फोर्ड ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में भी कर रही है। वहां भी उनकी कारें सीकेडी एसकेडी बेसिस पर आती हैं, बनती नहीं है और सेल होती है। तो अब फोर्ड का मैनेजमेंट जब ऑफिशियल बयान जारी करेगा तब हमें पता चलेगा कि क्या वो भारत में इंपोर्ट करके इन कारों को बेचना जारी रखेंगे, और अगर वो इंपोर्ट करके इन कारों को बाकी डीलरशिप के जरिए बेचना जारी रखेंगे तो फिर फोर्ड का सर्विस नेटवर्क, बीच के पीछे के पुर्जों की आपूर्ति का नेटवर्क चलता रहेगा। और अगर ये कारें नहीं आएंगी बाजार में, तब फिर इस नेटवर्क को केवल उन्हीं कारों के लिए चलाया जाएगा जिन कारों का जो कारें बाजार में लोगों ने खरीद रखी हैं। फोर्ड एक्सपोर्ट भी भारत से करती थी। कंपनी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन वो शायद अपनी कैपेसिटी बनाए रखेगी जिसके जरिए जो उसके एक्सपोर्ट के पुराने ऑर्डर हैं वो पूरे होते रहे, क्योंकि फोर्ड या जनरल मोटर्स या हुंडई या जितनी दुनिया भर की बड़ी जो कंपनियां थी वो भारत सिर्फ इसलिए ही नहीं आई थी कि उनको भारतीय बाजार में बेचना था, क्योंकि भारत में कॉस्ट कम थी तो भारत को ऑटोमोबाइल हब के तौर पर विकसित करती थी। सानंद या तमिलनाडु का श्रीपेरुम्बदूर, ये पूरे भारत के इमर्जिंग ऑटोमोबाइल हब थे जहां से बहुत सारी कारें भारत से एक्सपोर्ट की जाती थी। तो ये उसका का तीसरा पक्ष है। हाँ, अगर आप भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के ऊपर असर की दृष्टि से देखें प्रशांत, तो ये खबर निराशाजनक है। निराशाजनक इसलिए है क्योंकि बाजार में वैसे भी बहुत कम उत्साह है। ऑटोमोबाइल सेक्टर 2018 से समस्याओं में है, और फोर्ड एक बड़ी कंपनी थी, फोर्ड का काफी इन्वेस्टमेंट था, उसका बंद होना और प्रोडक्शन बंद होना यकीनन निराशा बढ़ाएगा। जी सर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर है कोल से जुड़ी हुई, यानी कोयला से जुड़ी हुई। और इसको लेकर पिछले दिनों वाइजाग में जो वीआईएनएल स्टील प्लांट है
उस पर भी बात चल रही थी कि VINL इकलौता ऐसा स्टेट ओन्ड प्लांट है जिसका कोई भी कैप्टिव माइन नहीं है, और वहां के जो वर्कर्स हैं और उनका जो पूरा बोर्ड है वो डिमांड कर रहा था कि कैप्टिव माइंस का एलोकेशन सरकार इनके लिए करे। ये खबर एग्जैक्टली VINL से जुड़ी हुई नहीं, ये खबर है कि सरकार की चेतावनी से, जो केंद्र सरकार का कोल मंत्रालय है उसने कैप्टिव माइंस के ओनर्स को एक चेतावनी जारी की है। उस चेतावनी से उसने कहा है कि जितने भी कैप्टिव माइंस के ओनर्स हैं वो जल्द ही अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, नहीं तो CIL यानी कि जो हमारी सरकारी ओन कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है उन्हें कोल की सप्लाई बंद कर देगी या उस पर रेगुलेशंस लेकर आएगी। सर शांत, ये एक किस्म का झगड़ा है जो कैप्टिव कोल ओनर्स और सरकार के बीच में शुरू हो गया। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि मानसून के कारण, कोल इंडिया में उत्पादन घटने के कारण और कई सारी मौसमी वजहों से भारत के ज्यादातर बिजली संयंत्रों के पास कोयले की कमी हो गई। मतलब भारत के कई संयंत्र, जो मेरे पास आंकड़ा उपलब्ध है उस हिसाब से भारत के ज्यादातर संयंत्र जो है वो 1 से 7 दिन के कोल की सप्लाई कैपेसिटी पर चल रहे हैं। जब ये स्थिति सरकार के सामने आई तो ये पता चला कि कोल इंडिया जो अपने कोयले की सप्लाई कर रही थी, वो कोयले की सप्लाई गिरने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान या कोयले की आपूर्ति में कमी इनको हुई, जो कि पावर प्लांट थे। यहीं से फिर सरकार को ये पता चला कि जिन कंपनियों को कैप्टिव कोल ब्लॉक अलॉट किए गए थे अपनी जरूरत के लिए जिन कंपनियों के पास, क्योंकि कैप्टिव में आप उसे बेच नहीं सकते, अपने उत्पादन के लिए उस कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन कंपनियों की हालत इतनी अजीब है कि उन्होंने अपने उत्पादन ही नहीं बढ़ाए। 43 के आसपास कोल माइंस जो है वो प्राइवेट कंपनीज को एलोकेट की गई थी, जो पावर, स्टील और मेटल के सेक्टर में हैं, और किसी ने भी, एक ने भी जो माइन लेते समय सरकार के सामने वादा किया था कि इतना टारगेटेड प्रोडक्शन होगा, उतना टारगेट प्रोडक्शन अचीव ही नहीं किया। यानी जो उत्पादन का लक्ष्य था उसे किसी ने नहीं अचीव किया, जबकि माइंस एलोकेट हुए 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तो इसका मतलब वो माइंस लिए बैठे हैं, उन्होंने माइंस को दिखाकर अपनी वेल्थ भी, वैल्यू भी बढ़ा ली है, क्योंकि उनके पास एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अभी भी सप्लाई के तौर पर वो कोल इंडिया के कोयले की आपूर्ति पर निर्भर है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है कि शायद कंपनियां अभी माइनिंग में उतना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, उन्हें आने वाले समय में डिमांड नहीं दिखाई दे रही है माइनिंग की कैपेसिटी। माइन तो उन्होंने लेकर रख ली है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। 2014 में जब कोल स्कैम हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक्स कैंसिल किए थे, उसके बाद ये कोल ब्लॉक्स इन कंपनियों को गए थे, जिन 5 कंपनियों का जिन कंपनियों का हम जिक्र कर रहे हैं, पिछले 5 साल पहले इनको दिया गया था, जिसमें हिंडाल्को, बाल्को, जिंदल, JSW, अडानी, GMR और SR जैसी कई प्रमुख कंपनियां हैं। अब एक किस्म का ये टग ऑफ वार, एक रसाकशी सरकार और कोयला उत्पादक कंपनियों के बीच में शुरू हो गई है। सरकार का कहना यह है कि वो अब स्टील और मेटल कंपनियों को कोल इंडिया से ज्यादा कोयला नहीं दे पाएगी। उसकी पहली जरूरत है कि वो थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला भेजे। तो आपके पास माइन है, आप निकालिए और अपने कोयले का इस्तेमाल करिए। अब ये झगड़ा, ये बहस किस दिशा में जाकर बैठेगी, ये हमें बाद में पता चलेगा। करीब जो आंकड़े में बताते हैं कि 43 माइंस हैं प्रशांत भारत में, जो कैप्टिव लेवल की, इनकी जो पीक रेटेड कैपेसिटी है वो 145 मिलियन टन के आसपास है, और इनका जो टारगेट था वो 82.5 मिलियन टन का था। प्रोडक्शन केवल 37.5 मिलियन टन का है, यानी आधे से भी कम के आसपास का प्रोडक्शन ये माइंस अपने लेवल पर कर रही हैं। इससे संकेत सरकार ने दिया है कि वो थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला देने के लिए इन कंपनियों को कोयला देने में रेगुलेट करेगी। अब इसका असर हमें उत्पादन पर भी दिखाई देगा, इसका असर हमें बहुत सारे और दूसरे आंकड़ों पर दिखाई देगा। या तो ये कंपनियां तत्काल अपना कोल प्रोडक्शन रैंप अप करेंगी, बढ़ाएंगी, या फिर इनके कोयले की आपूर्ति में कटौती की जाएगी। ये एक विवाद है जो शुरू हुआ है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया था, अनिल अंबानी की कंपनी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। 4,600 करोड़ रुपए जो उन्हें सूद समेत लौटाए जाएंगे, उससे वो जो उन पर डेट्स ऑलरेडी हैं, डेट्स को वो थोड़ा बहुत कम कर पाएंगे। DMRC से जुड़ा मामला है जो शुरुआत में मैंने बता दिया था। अब अंशुमान जी आप इसको
ये 2008 का झगड़ा है प्रशांत, सबको पता है। 2008 में अनिल अंबानी ने दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ, अनिल अंबानी की कंपनी एटीएजी ने, रिलायंस इंफ्रा जो कंपनी थी, उसने दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते के तहत दिल्ली एयरपोर्ट से सिटी के बीच में एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस चलाई जानी थी। उसकी जो शर्तें थी, ऑपरेशन की शर्तें थी उनको, और फीस को लेकर एडीएजी ग्रुप और दिल्ली मेट्रो के बीच विवाद हुआ। ये प्रोजेक्ट ये इंडिया का पहला प्राइवेट रेल प्रोजेक्ट था, अपना था। वो प्रोजेक्ट डिस्प्यूट में फंस गया। अनिल अंबानी की फर्म ने अपना ऑपरेशन स्टॉप कर दिया और 2012 में वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में दिल्ली मेट्रो के अगेंस्ट चले गए। वहां उस फैसले को में अनिल अंबानी को 4,600 करोड़ रुपए की वसूली का अधिकार मिला है दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन से। बड़ी रकम है, दिल्ली मेट्रो के लिए काफी बड़ा सेटबैक होगा, बड़ा झटका होगा उसे। ये रकम अनिल अंबानी समूह को लौटानी होगी, क्योंकि एडीएजी समूह या रिलायंस इंफ्रा समूह का कहना था कि इसमें शर्तें बदल दी गई, हमें कुछ और शर्तें दी गई थी। तो बहुत दिनों बाद अनिल अंबानी समूह से जुड़ी हुई कोई एक खबर हमारे बीच में आई है। बाकी तो सारी कंपनियां संकट में हैं, ये हम सबको पता ही है। हाँ, लेकिन सर इसमें एक और बात भी है जो जुड़ी हुई है कि इससे बहुत बड़ी राहत उनको जरूर मिली है, लेकिन फिर भी उनके डेट्स कुछ हद तक अभी भी बचे हुए रहेंगे इसके, इन पैसों के मिलने के बावजूद भी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ी संकट में है। वो ग्रुप तो गहरे संकट में है ही, और ये केवल एक थोड़ी सी राहत है जो अभी उनको कहीं से मिल जाएगी। लेकिन समूह की ज्यादातर कंपनियां और कर्ज के मामले में फाइनेंशियल पोजीशन अनिल अंबानी एडीजी समूह की बहुत बेहतर नहीं है, और अभी उन्हें कहीं से कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिलती भी दिखाई नहीं दे रही। अब हमारा आखिरी सेगमेंट खर्चा पानी का, और वो है चलते चलते में हम बात कर रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। रबी के कुछ फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 12 सालों में सबसे कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। वैसे जहां तक सवाल मस्टर्ड का है यानी कि तिलहन की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। मैंने 550 से बढ़कर वो मतलब कई गुना की बढ़ोतरी उसमें की गई है। लेकिन जहां तक वीट और बाकी पल्सेस का सवाल है, जैसे कि मसूर का सवाल है, तो बहुत ही मिनिस्क्यूल ग्रोथ रहा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इन द बैकड्रॉप ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट जो अभी चल रहा है? फार्मर्स मूवमेंट की रोशनी में ही एमएसपी को देखा जा रहा है। और आंदोलन कितना भी बड़ा हो, लेकिन सरकार फिलहाल अपनी उस नीति पर कायम है समर्थन मूल्य को लेकर कि वो गेहूं और चावल यानी अनाजों के उत्पादन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। इसके बजाय वो पल्सेस और तिलहन के उत्पादों को प्रोत्साहन देना चाहती है। वो लिस्ट अगर आप देखें जो एमएसपी की कल प्रेस रिलीज जारी हुई थी, वो उस नीति की इबारत है। उस नीति की इबारत 2% केवल वीट का एमएसपी बढ़ा है, 2.3% के आसपास, 0.3% के आसपास वीट का एमएसपी बढ़ा है। जबकि मस्टर्ड का एमएसपी लगभग 8%, 7.84% बढ़ा है, और मसूर का 7.8% और मस्टर्ड का 8.6%, 9% के आसपास बढ़ा है। तो ये बताता है कि विरोध चाहे कुछ भी हो, पर सरकार ये चाहती है कि अनाज उत्पादन में को डिस्करेज किया जाए, थोड़ा हतोत्साहित किया जाए, क्योंकि भारत में इतना अनाज पैदा हो रहा है, एक्सपोर्ट की संभावनाएं कम है, सरकार के पास ह्यूज बफर स्टॉक है। इसके बजाय उन चीजों का उत्पादन बढ़ाया जाए जिनका हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमने इस पूरे साल, पिछले साल कोविड के साल में एडिबल ऑयल की, खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, इंपोर्ट का संकट, पाम ऑयल का चैलेंज, ये सारी चीजें देखी थी। बाकी रबी की जो बाकी फसलें हैं उसमें भी इस बार एक दिलचस्प चीज इसमें दिखती है कि बहुत सोच समझ के चुनिंदा फसलों पर फोकस किया गया है। जैसे अगर आप देखें कि दालों की कैटेगरी में मसूर का एमएसपी 7.84% बढ़ाया है, लेकिन ग्राम चने का 2.55 के आसपास बढ़ाया है। तो यानी दालों की भी पूरी बास्केट में कहीं ना कहीं पूरी बास्केट को बढ़ावा देने के बजाय चुनिंदा दालों को और चुनिंदा तिलहन फसलों को, मस्टर्ड को ही, सरसों को ही प्रोत्साहन देने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं उस रणनीति का जो सोच रही है सरकार, उसका संकेत है। और इसे जब भीतर से पढ़े तो बिटवीन द लाइंस में उस स्ट्रेटेजी की, उस रणनीति की झलक मिलती है आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज का खर्चा पानी यहीं खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे कल यानी कि शुक्रवार, और अपने आखिरी एपिसोड के साथ इस हफ्ते की। मैं प्रशांत हूँ और साथ में अंशुमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।